अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास न्यू टॉपिक जिसका नाम है क्विनोलोन्स या फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक्स। सही है। इस चैप्टर के अंदर हम इसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इससे रिलेटेड जितनी भी फार्माकोकाइनेटिक एडवर्स इफेक्ट, जितनी भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होगी उन सबको स्टडी करेंगे। सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्विनोलोन्स होते क्या है। ये हमारे पास क्या होता है, सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड एनालॉग होते हैं किसके, नैलिडैक्सिक एसिड के। सही है। नैलिडैक्सिक एसिड हमारे पास फ्लोरिनेटेड नहीं होता, लेकिन अगर हम उसके साथ फ्लोरीन ग्रुप ऐड करवाते हैं तो वो हमारे पास क्या बना देता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स बना देता है। सही है। ये एक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों के खिलाफ एक्टिवेटेड होते हैं। सही है। ये जो हमारे पास फर्स्ट क्विनोलोन्स था, फ्लोरिनेटेड क्विनोलोन्स था, वो था हमारे पास नॉरफ्लॉक्सासिन। सही है। जिसकी डेवलपमेंट से फर्दर जो हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स है उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। सही है। फर्स्ट अगर पूछा जाए कि फर्स्ट फ्लोरिनेटेड क्विनोलोन्स क्या है तो हमें पता होना चाहिए क्या होगा, नॉरफ्लॉक्सासिन। और अगर पूछा जाए फर्स्ट नॉन फ्लोरिनेटेड क्विनोलोन्स कौन सा था तो हमें पता होना चाहिए कौन है, नैलिडैक्सिक एसिड। नेक्स्ट आती है इसकी क्लासिफिकेशन। इसके अंदर चार जनरेशन होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। सही है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर एक ड्रग आती है जिसका नाम है हमारे पास नैलिडैक्सिक एसिड। सेकंड जनरेशन के अंदर आता है हमारे पास लीमोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, एनॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड फ्लोरोक्सासिन। सही है। थर्ड जनरेशन के अंदर आएगा हमारे पास लीवोफ्लॉक्सासिन, स्पेरिफ्लॉक्सासिन, ग्रैपाफ्लॉक्सासिन। सही है। फोर्थ जनरेशन के अंदर आएगा ट्रोवाफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गैटीफ्लॉक्सासिन, क्लिनाफ्लॉक्सासिन, सीटाफ्लॉक्सासिन एंड गैमीफ्लॉक्सासिन। सही है। ये इसकी क्या है, चार जनरेशन है। अब फर्दर हम एक एक को भी आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर ये आता है कि जो हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं ये बाइंड करते हैं हमारे पास किससे, ए साइड यानी एक्टिव साइड ऑफ डीएनए गायरेज, जिसे हम क्या नाम देते हैं, टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम। सही है। इसके साथ जाके क्या करेंगे, इसकी एक्टिव साइड के साथ जाके बाइंड कर देंगे कौन, फ्लोरोक्विनोलोन्स। जब ये बाइंड कर देंगे तो जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, सही है, तो वो एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड नहीं करेगा। जो कि डीएनए गाइलेज के साथ एक सबस्ट्रेट ने जाके अटैच होना था ना, तो वो जाके बाइंड नहीं करेगा, जिससे हमारे पास क्या होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। सही है। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे पास ब्लॉकेज हो जाएगी किसकी, अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। हमारे पास जो डीएनए होता है वो हमारे पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। जो डीएनए गाइरेज होता है वो उस डीएनए की क्या करवाता है, अनवाइंडिंग करवाता है और उसे एक एमआरएनए के स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। सही है। तो हमारे पास एमआरएनए की सिंथेसिस भी नहीं होगी, प्रिवेंशन नहीं होगी, इसकी सिंथेसिस क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, जिससे हमारे पास बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी और हमारे पास एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो होगी। इसके अलावा जो हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स है ये इनहिबिट करते हैं किसको, टोपोआइसोमरेज 4 को, जिसका इंपैक्ट क्या होता है, हमारे पास क्रोमोसोमल स्टेबलाइजेशन का फंक्शन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो जब ये हमारे पास क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं किससे, विद द सेपरेशन ऑफ न्यू रेप्लिकेटेड डीएनए। सही है। तो हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा कि जो हमारे पास न्यू डीएनए के रेप्लिकेट्स हैं वो फॉर्म ना हो। नेक्स्ट आता है इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग है, ये हमारे पास आजकल यूज नहीं होती क्योंकि ये हमारे पास इसकी मॉडरेट एक्टिविटी थी किसके खिलाफ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ। सही है। इसकी जो सीरम कंसंट्रेशन थी वो क्या होती थी, मिनिमम होती थी। सही है। जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया, इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। इसे ये सिर्फ यूज होते थे हमारे पास अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। सही है। सेकेंड जनरेशन ड्रग आती है, ये हमारे पास एक्सपेंडेड होती है, ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी होती है इनके अंदर एंड ग्राम पॉजिटिव और एटिपिकल ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हमारे पास क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और क्लैमिडिया न्यूमोनिया के खिलाफ भी इनकी एक्टिविटी एक्सपेंड होती है। थर्ड जनरेशन ड्रग जो होती है वो हमारे पास रिटेन करती हैं एक्सपेंडेड ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी। सही है। इनकी ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी ज़्यादा होती है और इम्प्रूव करते हैं एटिपिकल ऑर्गेनिज्म और ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी भी इनके अंदर किसी हद तक पाई जाती है। अब हमारे पास फोर्थ जनरेशन ड्रग आती है। फोर्थ जनरेशन ड्रग हमारे पास इम्प्रूव करती है ग्राम पॉजिटिव कवरेज को और ग्राम नेगेटिव कवरेज को और जीनस एंड एरोबिक कवरेज को भी ये क्या करती है,
कवर करती हैं, यानी इनके खिलाफ इनका एक्शन होता है। अब आते हैं हमारे पास ड्रग्स के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास डेलिडक्सिक एसिड या सिलॉक्सासिन। सही है, ये हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट जो देखने वाली थी डेलिडक्सिक एसिड हमारे पास फर्स्ट एंटीबायोटिक है किसकी, क्विनोलोन्स की। ये हमारे पास फ्लोरिनेटेड नहीं होता और एक्सक्रीट होता है रैपिडली बॉडी से, और यूज़ करते हैं हम इसके लिए, इसे किसके लिए, सिस्टमिक इन्फेक्शंस के लिए। सिनॉक्सोसिन हमारे पास क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है किसकी तरह, डेलिडक्सिक एसिड का, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो हमारे पास सेम होता है कैसे, फ्लोरोक्विनोलोन्स के लिए। ये हम यूज़ करते हैं फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। नेक्स्ट आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो सीरम लेवल ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो हमारे पास अचीव होता है इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी सिस्टमिक इन्फेक्शन। ये हम इसे यूज़ करते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शंस के लिए, विद एक्सेप्शन ऑफ मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस, द एंटेरोकोकाई एंड निमोनोकोकाई। इनके खिलाफ इसकी एक्टिविटी क्या होती है, हमारे पास कम होती है। इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट एंटीरोबैक्टेरियाई एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। एग्जांपल के अंदर आता है हमारे पास ट्रेवेलस डायरिया बाय इकोलाई। अगर जो हमारे पास ट्रेवेलस डायरिया होता है इकोलाई की वजह से, जो कि ग्राम नेगेटिव है, उसके खिलाफ भी हमारे पास क्या होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की एक्टिविटी शो होती है। इसे हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट टाइफॉइड फीवर एंड सेकेंड लाइन एजेंट इन द टीबी। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड लाइन एजेंट हमारे पास टीबी के अंदर क्या है, तो हमें पता होना चाहिए क्विनोलोन्स की, फ्लोरोक्विनोलोन्स की क्लास में से कौन सा है हमारे पास, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट आता है लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन हमारे पास क्या होता है, आइसोमर होता है किसका, ऑफ्लॉक्सासिन का, और इसकी जो लार्जली रिप्लेस किया जाता है इसे क्लिनिकली। सही है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टाटाइटिस ड्यू टू इकोलाई। या इसे हम यूज़ करते हैं प्रोस्टाटाइटिस के अंदर और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर, लेकिन हम इसे सेफाइलस के अंदर यूज़ नहीं करते। यूज एज अ अल्टरनेटिव थेरेपी इन गोनोरिया। गोनोरिया के अंदर ये हमारे पास एज अ अल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पर यूज़ होता है। एक्सीलेंट एक्टिविटी होती है ग्राम अगेंस्ट द सेफालोकोकाई नमोनिया रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और इसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होगी, 100% होगी। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की एनहांस एक्टिविटी होती है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, बट एक्सीलेंट एक्टिविटी होती है एनारोबिक के खिलाफ भी। सही है, इसकी पुअर एक्टिविटी होगी किसके खिलाफ, पी एरोजिनोसा के खिलाफ, लेकिन ये हमारे पास एक कंसंट्रेट नहीं होते किसके अंदर, यूरिन के अंदर, और इसे हम नॉट इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, इसे हम यूटीआई के इन्फेक्शन के अंदर यूज़ नहीं करते। नॉन-फ्लॉक्सासिन हमारे पास इफेक्टिव होती है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के खिलाफ। कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, प्रोस्टाटाइटिस के अंदर यूज़ करते हैं, ट्रेवलस डायरिया के अंदर भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसे सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए यूज़ नहीं करते। अब आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट देयर वाज द ऑप्शन, पहले हमारे पास ये सोचा जाता था कि जो हमारे पास क्विनोलोन्स है इनके खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं होती, लेकिन बाद में हमारे पास ये रिपोर्ट हुआ कि ये रेजिस्टेंस होते हैं किससे, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस सेफालोकोकस ओरियस के खिलाफ इसकी रेजिस्टेंस है, निमोनास के खिलाफ, कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई और एंटेरोकोकाई के खिलाफ भी क्या है, रेजिस्टेंस कॉज हो चुकी है, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास क्या हो चुकी है, इन बैक्टीरिया ने अपने अंदर क्रोमोसोमल म्यूटेशन कॉज कर ली है। क्रॉस रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है अमंग द क्विनोलोन्स। सही है, इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं रेजिस्टेंस के। सबसे पहले आता है ऑल्टर टारगेट। सही है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास म्यूटेशन हो जाती है किसके अंदर, बैक्टीरियल डीएनए गाइडेज के अंदर, कि वो एसोसिएट कर देता है डिक्रीज एफिनिटी फॉर क्विनोलोन्स। ये डीएनए गाइडेज अपनी एफिनिटी कम कर लेगा और बाइंड नहीं करेगा किसके साथ, क्विनोलोन्स के साथ। टोपोआइसोमरेज 4 आल्सो हैव अंडरगो म्यूटेशन। जो हमारे पास टोपोआइसोमरेज 4 है वो भी म्यूटेशन कॉज कर लेता है खुद के खिलाफ, ताकि उसकी रेजिस्टेंस कॉज हो सके किसके खिलाफ, जो हमारे पास क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स है। और हमारे पास सेकंड मेथड है कि कौन सा रेजिस्टेंस का, वो क्या है, डिक्रीज एक्यूमुलेशन। रिड्यूस कर देते हैं हम इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को, ताकि बैक्टीरियल सेल के अंदर इसकी लिंकेज ना हो सके। इसके दो मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहले आता है कि वन इन्वॉल्व एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ द पोरिन प्रोटीन चैनल। सबसे पहले हमारे पास पोरिन प्रोटीन चैनल्स की जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द रेजिस्टेंट सेल देयर बाय इम्पेयरिंग द एक्सेस ऑफ द ड्रग टू द इंटरसेलुलर टोपोआइसोमरेज। तो ड्रग जो है हमारे पास इंटरसेलुलर टोपोआइसोमरेज तक रीच नहीं करेगी और उसके खिलाफ कोई काम भी नहीं कर सकेगी।
The other mechanism is associated with the energy dependent efflux system in the cell membrane. सेकंड आता है हमारे पास इफ्लक्स सिस्टम, जो हमारे पास ड्रग अंदर पहुंच गई है हम उसे इफ्लक्स पंप के थ्रू सेल से बाहर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर सबसे पहले आता है नॉरफ्लॉक्सासिन, जो कि हमारे पास 35 to 70% एब्जॉर्ब होता है ओरली, कंपेयर टू 80 to 99% ऑफ द अदर फ्लोरोक्विनोलोन्स। सही है, ये इसकी रेड्यूस एब्जॉर्प्शन इसकी रेड्यूस हो जाती है अगर हम इसके साथ देते हैं सुक्रोल्फेट, एंटासिड और सप्लीमेंट जिनके अंदर क्या होगा आयरन या जिंक होगा, तो वो इसकी एब्जॉर्प्शन को क्या करवाएंगे, डिक्रीज करवाएंगे। कैल्शियम और अदर डाइवेलेंट कैटाइन आल्सो इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम या दूसरे हम डाइवेलेंट कैटाइन देते हैं तो भी इसकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है, कंप्रोमाइज होती है। डिस्ट्रीब्यूशन आती है हमारे पास, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग इसकी 10% होती है, गुड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑल बॉडी फ्लूइड के अंदर, एक्सेप्ट मॉक्सिफ्लॉक्सासिन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। लंग्स के अंदर इनकी कंसंट्रेशन एक्सक्रीट कर जाती है सीरम लेवल से, एक्यूमुलेट होते हैं ये मैक्रोफेजेस और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस के अंदर। ल्यूकोसाइड एडिंग इन द एक्टिविटी अगेंस्ट द इंटरसेलुलर पैथोजन, तो हमारे पास ल्यूकोसाइड क्या करते हैं, इसके खिलाफ इंटरसेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन। रीनल एक्सक्रीशन इसका मेन मेथड होता है एक्सक्रीशन का। अगर किसी पेशेंट के अंदर रीनल इम्पेयरमेंट है तो उसके अंदर हम इसकी डोज को एडजस्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास जो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है ये एक्सक्रीट होती है बाय लीवर, तो इसके अंदर हम कोई डोज एडजस्टमेंट नहीं करते अगर कोई पेशेंट हमारे पास रीनल इम्पेयरमेंट का है। इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर आता है हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इसके अंदर ये नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, जो कि अक्सर होते हैं 3 to 6% ऑफ द पेशेंट के अंदर। सीएनएस प्रॉब्लम के अंदर ये हेडेक कॉज करेगा, डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस कॉज करेगा। पेशेंट विद द एपिलेप्सी शुड बी ट्रीटेड क्यूटेशनली विद दिस ड्रग। अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी या सीएनएस प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट के अंदर हम क्यूटेशंस के साथ इस ड्रग को यूज़ करेंगे। फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है कि अगर कोई पेशेंट ने ये लिया है, ये ड्रग ली है, तो इस ड्रग को लेने के बाद वो उसका सन से एक्सपोजर क्या हो, कम हो, क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है एडवर्स इफेक्ट या फोटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉब्लम के अंदर ये हमारे पास क्या करता है कि हम इसे अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, नर्सिंग मदर के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, बिकॉज इट कॉज इंट्रा एट्रिक्यूलर कार्टिलेज इरोजन। ये हमारे पास क्या करता है, कार्टिलेज की ब्रेक डाउन करवाता है। टेंडेनाइटिस इन रेयर कॉम्प्लिकेशन, टेंडन्स की जो हमारे पास ब्रेक डाउन होती है वो भी कॉज करवा सकता है रेयर केसेस के अंदर। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, ये प्रोलॉन्ग करता है हमारे पास क्यूटी इंटरवल को और शुड नॉट यूज इन द पेशेंट हु आर प्री डिस्पोज टू द अरिथमियाज। अगर किसी पेशेंट को अरिथमिया है या प्री अरिथमिया है तो उसके अंदर हम इसे नहीं देंगे। और टेकिंग विद द एंटी अरिथमिक मेडिकेशन, अगर कोई पेशेंट एंटी अरिथमिक मेडिसिन भी ले रहा है उसके अंदर भी हम इसे नहीं देंगे। Prescribing information for the gefloxacin include the contraindication in the diabetes patient due to the serious। अगर कोई पेशेंट गेटिफ्लॉक्सासिन ले रहा है और वो डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर भी हम इसे प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आता है इसका ड्रग इंटरैक्शन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन और अफ्लॉक्सासिन इंक्रीज करते हैं सीरम लेवल ऑफ थियोफाइलिन का, ताकि ये इनहिबिट करते हैं उसके मेटाबॉलिज्म को। थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म कौन इंक्रीज करवा रहा है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड अफ्लॉक्सासिन। दिस इज नॉट द केस फॉर द थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन। ये केस हमारे पास थर्ड और फोर्थ जनरेशन क्विनोलोन के साथ नहीं होता। विच में राइज द सीरम लेवल ऑफ द वारफेरिन, क्योंकि वो हमारे पास क्या करते हैं सीरम लेवल ऑफ वारफेरिन को क्या करवाते हैं, इंक्रीज करवा सकते हैं। कैफीन और साइक्लोस्पोरिन के लेवल को क्या करवा सकते हैं, इंक्रीज करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फ्लोरोक्विनोलोन का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। सही है, आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।